कल ही जिसे कहते हैं मारूफ मानों में दरियाए नीलम के लाइन ऑफ कंट्रोल पर गया था और वहाँ ये देखा कि ना लोगों में खौफ था, ना कोई आबादियाँ लोग छोड़ के जा रहे थे, उनके हौसले बुलंद थे। कह रहे थे कभी भी गोलाबारी और गोलियों की आवाज़ें आती हैं, महाज गर्म है। और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जिस तरह यकजहती का इज़हार किया जा रहा है, उस सिलसिले में कल एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी DGI-SPR की और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। बहरहाल PTI ने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो आज ये पार्लियामान का जॉइंट सेशन है जिसमें ये तय किया जाएगा कि जनाब किस तरीके से। सेनेटर आतिफ साहब जा रहे हैं जनाब, क्या हाल है जनाब? के लिए सबसे पहले यही मिल गया। सेनेटर साहब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। एक तो आप अपनी जंग अपने पार्टी के अंदर जारी है, दूसरी जंग महाज पे हो रही है। जी तो वो पार्टी के अंदर तो खैर चलें, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो हर वक्त चलती रहती है, हर पार्टी में थोड़ी बहुत चलती रहती है। लेकिन ये वाली जंग जो है, ये पाक भारत वाली, ये ख़तरनाक चीज़ है। भारत को पता नहीं क्या हर दफ़ा जब उन्होंने इलेक्शन जीतना होता है तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई शुरू कर देनी होती है। और इररिस्पॉन्सिबल नेशन, मतलब अगर इतनी बड़ी कोई 1.5 अरब की आबादी के साथ और इतनी बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद भी अगर वो इस तरह का रवैया रखते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोस की बात है। आपके ख्याल में आपकी पार्टी ने जो ब्रीफिंग का कल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की थी उसका बाइकाट किया, एक हद तक दुरुस्त था? देखिए, ये जो हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुला लेते हैं, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप बाकी पार्टी के साथ जो कुछ कर रहे हैं या उनके लीडरान के साथ जो कुछ कर रहे हैं और फिर आप एक मीटिंग के लिए उनको बुला लेते हैं, तो मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये तो सिर्फ वो जो एक उज़्र पूरा करना होता है उस वाली बात है। अगर ये वाकई सीरियस हैं तो हमें तो कोई मतलब प्रैक्टिकली इस तरह नहीं नज़र आ रहा। ये इलेक्शन से तकरीबन 1.25 साल हो गया है और कई दफ़ा हमने कहा भी कि जी बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो इनके लीडरान साहिबान हैं या तो वो समझते नहीं हैं या उनके बस में नहीं है, शायद वो फ़ैसले नहीं कर सकते, फ़ैसले कहीं और से होते हैं, तो वैसे ही आकी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन बेख्तियार आदमी के साथ बंदा बैठ के क्या बात करेगा? लेकिन ये तय है कि ये जो कोई भी हर मरहले पर आप लोग साथ होंगे। बिल्कुल जी, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी मिट्टी है, उसमें तो हम ज़ाहिरी बात है कि मुल्क पे जो भी मुसीबत आएगी तो हम मुल्क के साथ खड़े होंगे। लेकिन ये जो रवैया है हुकूमत का, कम से कम इन हालात में ये रवैया नहीं रखना चाहिए। पहले अपने घर के अंदर माहौल तो ठीक करें, बाहर जाके आपने लड़ना है लड़ें, लेकिन अगर आपके घर के अंदर ऐसा माहौल हो, ऐसे मतलब पार्टी के साथ आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो ये भी मुश्किल हो जाता है। बड़ा पुराना मुहावरा हो गया, क्योंकि कहते हैं बालों के नाखून ही नहीं होते। बस अभी मैं आपको और क्या बताऊं। आज तो कोई शोर शराब तो नहीं करेंगे ना? नहीं, वो तो रूटीन में तो जमहूरियत का हिस्सा है, आपस में तो है, लेकिन हमारा अपना परिवार है, हम देखते रहेंगे। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, पूरी कौम यूनाइटेड है। पाकिस्तान को बुली नहीं किया जा सकेगा, पाकिस्तान को डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। और अगर इंडिया ने किसी भी एडवेंचर की कोशिश की तो इंशाल्लाह मैसिव और स्विफ्ट रिस्पांस मिलेगा। एक आखिरी बहुत क्विक, वैसे तो स्क्रीन किसी रूम किसी से नहीं आ सकते। अगर खान को कहा जाएगा भाई ये देखो 4 लाइनें से करना कि जी मैं इंडिया की कंडम करता हूँ, कहेंगे? कंडेम किया है और कंडेम करेंगे, और खान साहब पहले दिन से कंडेम कर चुके हैं। खान साहब का वही रिस्पांस आज भी है। पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। एजाजुल हक साहब को मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी से उतर रहे हैं। एजाजुल हक साहब से हमारा बड़े देरीना ताल्लुक़ है, बहुत मोहब्बत है। और एजाजुल हक साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। सलाम दुआ होती है प्रोग्राम के लिए आज माशाल्लाह। मैंने सोचा कि कैसा वक्त है, तो आपका करीब है, आप क्यों नहीं कहते ये तहरीक इंसाफ या अपोजिशन को कि भाई इस मौके पे तो एक हो जाओ इंडिया के? अब आप जैसे मुजाहिद अगर यहाँ होने के बजाय बॉर्डर पे हो ना तो मसला जल्दी सॉल्व हो मैं जाएगा। आपको बताऊं, मैं कंट्रोल लाइन पे गया था परसों। वही तो मुझे पता है, हेलीकॉप्टर में बैठ कर। हाँ, खुद अपनी गाड़ी में गया, खुद से गया और इनसे पहले गया। आपको बुलाना चाहिए APC के अंदर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत सबको बुलाना चाहिए। जो लोग असेंबली के अंदर मौजूद हैं उनको बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अरे कैसा नहीं हो सकता है कि सरकारी TV हो, कोई सरकार की तरफ से अडियाला जेल जाए। खान साहब से कहे आप एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, क्योंकि वहाँ से बड़ा प्रोपगंडा हो रहा है PTI के हवाले से। देखिए, ये अब इन बातों में जाने से पहले हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। हम तो राय दे सकते हैं ना, हम पॉलिसी तो नहीं बना सकते हुकूमत की। उस पर PTI के जो लोग मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर,
स्पीकर के साथ बैठें। स्पीकर जो है वो बड़ा अच्छा किरदार पिछली दफ़ा भी अदा किया था, अब भी करेंगे, लेकिन ये जब भी आगे बढ़ते हैं आखिर में जाके यू टर्न ले लेते हैं। पता नहीं कौन इनको जाके छेड़खानी करता है कि ये बेहतरी की तरफ जाने के बजाय पसपाई की तरफ चले जाते हैं। तो अब भी इनको चाहिए कि यहाँ जो इनकी टीम है वो स्पीकर के साथ बैठे, हम भी बैठेंगे साथ, फिर उसमें तय करेंगे कि आगे अगला नया अमल क्या होगा। आपको भी पता है अडयाला जेल वाला हटधर्मी है, उनके आगे तो किसी की नहीं चलेगी। तो बस फिर वो वहाँ बैठे रहेंगे, अगर वहाँ हटधर्मी करेंगे तो ये और आपके पुराने दोस्त शरीफ वो आपको समझ बयान उन्होंने बड़ा अच्छा दे दिया कि हम फौज के साथ खड़े हैं। यही इस वक्त बनता था, क्योंकि 24 करोड़ अवाम इस वक्त इंडिया के ख़िलाफ़ इस मुहाजराई में अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। जो अपना नुक्ता नज़र इससे अलग रखेगा वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन आपके वालिद के जानशीन शरीफ, इन लोगों को भी आप समझते हैं कि इनमें थोड़ी फ़राग दिली ज़्यादा होनी चाहिए जो इस वक्त इस तरह आपको लगती है? फ़राग दिली के अलावा तो खामोशी ज़्यादा है वहाँ पर। वहाँ मैं तो समझ रहा था कि वो बड़ा टका के बयान देंगे, मोदी को ललकारेंगे और उसको बताएंगे कि ख़बरदार, तुम अगर जाती उम्र आए हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भाई भाई बन गए। आपको ज़रूर याद दिलाना था इस वक्त। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, क्यों आए थे ना, जाती उम्र आए थे, बगैर वीज़े के आए थे, पता नहीं कोई प्राइवेट दावत पे आए थे, और ये अच्छा जेस्चर था। मैं समझता हूँ कि वाजपेयी भी आए थे यहाँ, बड़ा अच्छा हुआ उस वक्त आए वो, परवेज़ मुशर्रफ भी गए थे। सबसे पहले तो आपके वाले ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का वो क्रिकेट डिप्लोमेसी तो आजकल लोगों को याद आ रही है, यानी अगर वो पैगाम ना दिया होता तो आज हिंदुस्तान जो है उसको बावर करवा दिया था। 1998 में तो हो ही गया था। उन्होंने 1987 में हिंदुस्तान को बता दिया था कि जो माल तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है, और तुम्हें सिर्फ बताना चाहते हैं कि किस कीमत बिकेगा वो। अच्छा खासा तो चल रहा है। नहीं, अच्छा खासा तो अब चल पड़े, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बन गए थे, तो हमें एक मजबूत फॉरेन मिनिस्टर की है ज़रूरत, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और बेहतर करना चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से निकल के वापस फॉरेन मिनिस्ट्री का जो उनका पोर्टफोलियो है उसके लिए अच्छी लॉबिंग करनी चाहिए, जो कि अब शुरू कर दी है। और फॉरेन ऑफिस एक ज़माने बड़ा मजबूत होता था। भाई याद है एक दिन भुट्टो साहब कह रहे थे ना किसी को, ये मेरी फॉरेन पॉलिसी है, तो आगा हिलाली थे सेक्रेटरी खारजा, नो मिस्टर भुट्टो, इट्स आवर पॉलिसी विच यू विल डिलीवर। तो सेक्रेटरी भी तगड़े होते थे, फॉरेन ऑफिस भी तगड़ा होता था। नो डाउट। देखें, बात ये है कि जब आपका हेड ऑफ कमांड जो है ना वो मजबूत हो तो सेक्रेटरी फिर कमज़ोर भी हो तो हिम्मत पकड़ लेता है। तो इसलिए एक मजबूत मुल्क के लिए एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी चाहिए और एक मजबूत फॉरेन मिनिस्टर। हाँ, बैकग्राउंड जो जिस तरह की दुनिया है। चलो इस लेकिन इस वक्त तो खैर क्या क्रिटिसाइज करें टाइम। नहीं, ये तो नहीं है। मैं अगेन दोबारा कहूँ, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉरेन मिनिस्टर निकल चुका है। अब आप देखें मुख्तलिफ ममालिक हैं, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थैंक यू। अमीन भाई से बहुत पुराना ताल्लुक़ है, और ज़्यादा ताल्लुक़ बताऊंगा तो कहेंगे देखिए जी अपने कराची वाले थे, इतना तफसील से बता दिया। लेकिन ये सही है कि जब हमारे मोहल्ले में पहली बार जब खड़े हुए उस वक्त इलेक्शन में अमीन भाई का साथ रहा, फिर इन्होंने थाना कचहरियाँ जलावतनी हर दौर में रहे, आज मिनिस्टर भी हैं, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आजकल बाद में मुश्किल होता है। मुस्तफ़ा कमाल भाई ज़रा नाराज़ रहते हैं। और अमीन भाई ये जो हो रहा है आपके ख्याल में जो खैर ये अलग इस पर नहीं कहूँगा, कोई लोगों ने कहा जी ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप लोगों की तनख्वाहें 1 महीने की बढ़ा दी, ये बहुत ज़रूरी था, असेंबली में भी कर सकता था। लेकिन यार देखिए खैर सर, तो इंडिया का जो रवैया है, क्या आपको लगता है कि जंग के बादल या कुछ बिल्कुल ऐसी है कि कौम यकजा हो जाए, पार्टियाँ यकजा हो जाए? देखिए, इंडिया का रवैया टुवर्ड पाकिस्तान हमेशा जैसे कहते तशद्दुद आमेज रहा है। कॉन्स्पिरेसी कुछ ना कुछ करते रहते हैं,
और मैं समझता हूँ पिछले 5-6 दहाइयों से देखते चले, 1948 के बाद 65, 71 और उसके बाद कोई न कोई इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान पर चढ़ाई करना। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये वाक़या जो रिसेंट वाक़या हुआ है, ये रात की तारीकी में वाक़या हुआ, 200 लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर अंदर था, लेकिन 10 मिनट के अंदर इल्ज़ाम किस पे लगा दिए गए, पाकिस्तान पे लगा दिए गए, FIR काट दी गई। अच्छी बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, मूफा है, इसने बड़ी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के केस को उजागर किया है। न सिर्फ ये कि मिडिल ईस्ट कंट्री में, EU में के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, और साथ साथ जैसे कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में भी। अब कोई जो है वो, मेरा ख्याल है कि इनके जो इल्ज़ामात है जो इंडिया के, वो बाय करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी बात ये थी कि ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, इसको देखते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। सेंटर साहब, ये जो एक वॉर है, आप लोगों के बारे में तो एक परसेप्शन ये है ना कि ANP हमेशा हिंदुस्तान से करीब रही है, बड़ा एजेंट भी रहे उस जमाने में वॉर। ये सिचुएशन जो है, आप समझते हैं कि एक पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है, हिंदुस्तान मुतहम्मिल सकता है वॉर का? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में 40 साल से हो रही है, और हम लोग ये हसन जो हुकूमतें हैं, ये लोग दोनों तो ऐसे कह रहे हैं कि अब यहाँ भी कुछ होता है तो हम कहते हैं हिंदुस्तान कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में कुछ होता है। लेकिन देखिए, एक बात वाज़ेह है कि दहशतगर्दी जहाँ भी हो रही है हमें मजम्मत करनी चाहिए और उसका सद्भाव होना चाहिए। लेकिन ये कि ये मिलकर इसका सद्भाव हो सकता है, ये नहीं है कि ये आपने किए तो मैं आपके ऊपर चढ़ाई करूं, या मैंने किए तो आप मेरे ऊपर चढ़ाई करें। ये दोनों मुल्क के मुफाद में नहीं है, दोनों मुल्क की कौम की मुफाद में नहीं है। ये तबाही है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है। आज सूरत मुख्तलिफ है। कल की जो था ब्रीफिंग, उसका PTI ने बाइकाट किया। मोदी का तो मसला ये है ना, छोटा सा आदमी है। खान ने क्या कहा था, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, उसको तो कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो उनको तो अपना इलेक्शन भी जीतना होता है तो पाकिस्तान की बात करते हैं, उन्होंने मुर्गी बेचनी होती है, फ्रिज बेचना होता है तो पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे इलेक्शन में किसी को परवाह नहीं होती। इंडिया क्या चीज़ है? ठीक है, मालदार मुल्क है, तो ऐसे तो और भी बहुत है। हम एक गैरतमंद कौम है, एक गैरतमंद मुल्क है, और जो करना है लोगों ने कर लिया। मेरे एक फ्रेंड होता है ना, जो पड़ोसी मुल्कों को छोड़ा भी नहीं जा सकता, अफगानिस्तान इतना करता है। जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर में, जो उन्होंने गुजरात में मुसलमानों के साथ किया था, अफगानिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई होगी, इनकी मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई है। इन्होंने तो जो किया है कश्मीर में, जो हमारे बच्चों के साथ किया है, मुजाहिदों के साथ किया है, जो गुजरात में किया है। बारक ओबामा मोदी को अमेरिका में अंदर नहीं घुसने देता था, कहता था इज अ टेररिस्ट बुचर ऑफ गुजरात। तो पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे तौर पर, वो तो एक भुट्टो साहब ने कहा था 1000 से लड़ेंगे, भुट्टो साहब ने कहा था घास खाएंगे, बम बनाएंगे, और ये भुट्टो साहब ही थे जिनके सबब जो है वो बहरहाल वो जो कश्मीर के ऊपर हमारा स्टैंड था वो रहा। तो शर्मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग समझते हैं कि जो जितनी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन पॉलिसी को एक्टिव होना था, उस तरह रहता है। देखिए, अगर हकीकतन बात करें तो पिछले 2-3 साल से तो हमने देखा था कि कश्मीर के मामले के ऊपर बहुत एक कंप्लेसेंट सा व्यू था, कोई ज़्यादा पेशरफ नहीं की जा रही थी पाकिस्तान की जानिब से। मेरा ख्याल है लास्ट जो एफर्ट हुआ है वो जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उस वक्त पाकिस्तान को ग्लोबली जो है वो मोटिवेट किया गया और वो दोबारा वर्ल्ड मैप पे लेकर आए। अच्छा, अब जो इशू है तो अगेन कश्मीर इज़ इन फोकस बिकॉज पहलगाम इंसिडेंट के बाद। लेकिन इस वक्त भी आप देखिए कि जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो ऑल्दो इंडिया की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन उस तरीके से इंडिया को हमने ब्लेम नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए था, क्योंकि हैंडलर्स तो वही थे, फाइनेंसर्स भी वही थे, चाहे वो BLA को कर रहे हों, चाहे वो वहाँ के मासूम गुयूर अवाम को कर रहे हों। इस वक्त इंडिया ने तो विद इन मिनट्स एग्रेसिव जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए विज़ावी कश्मीर, क्योंकि लीडर भी तो बेनज़ीर साहिबा हो जाते हैं। सेंट्रल वो बिल्कुल, वो शहीद भुट्टो जैसे, बीबी साहिबा जैसे लीडर्स तो अब पाकिस्तान में है ही नहीं, रहे नहीं हैं और ना होंगे। लेकिन बात यह है कि हमें एक एग्रेसिव पॉलिसी लेने की ज़रूरत है। इंडिया ने तो विद इन मिनट सोचा समझा नहीं, FIR कट गई, पाकिस्तान का नाम डाल दिया उसके अंदर। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमें एग्रेसिवली लेना चाहिए, लेकिन एक रिस्ट्रेंट के साथ। जंग हम शुरू नहीं करेंगे, लेकिन ख़त्म हम उसे ज़रूर। लेकिन एक बात है, जो अब तो तय हो गया ना, क्योंकि लोग कह रहे थे आप लोग खुद पानी पे लड़ रहे थे, उन्होंने पानी बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं बल्कि अभी परसों वहीं से आ रहा हूँ, दरिया नीलम से बह रहा था, और वाकई वैसे ही बह रहा था जिस तरह रहता है। तो पानी का मतलब हल हो गया?
देखिए, कनाल का मामला एक हद तक तो हल हुआ है कि बगैर कंसेंसस के, जब तक सूबों में कंसेंसस नहीं होगा वो मामला आगे नहीं चलेगा, तो वो तो अपनी जगह एक हल हो गया। ये एक बड़ी कामयाबी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया था अगर ये कनाल बनते हैं तो हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो पानी को वेपनाइज कर रहा है, और ये आज से नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने रोक नहीं सकते, मैं देखा दरिया नीलम और झेलम जिस तरह बह रहे हैं। चनाब के ऊपर उन्होंने आज बालिकर डैम के ऊपर तो उन्होंने 90% पानी आपका रोक लिया है ना। यूनिलैटरली तो आप सस्पेंड नहीं कर सकते इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये हरकतें तो इंडिया पहले से कर रहा है। और इस वक्त जो फोकस है इंडिया का वो पानी है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा हुआ था तो उस वक्त फोकस रेवोकेशन थी 370 आर्टिकल। शर्मिला फारूकी से गुफ्तगू हो रही थी, जैसे 5 बजे का वक्त आया कौमी असम्बली के इजलास के शुरू का, लोग बड़ी तादाद में मैंने आ रहे हैं, और मैंने कहा ना कि पीटीआई एक पॉइंट ऑफ व्यू तो रख रही है, लेकिन बाय एंड लार्ज उनका मौक़िफ़ ये होता है कि हम भारत के हवाले से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन मैंने कल देखा कि जो DISPR और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ब्रीफिंग दी, उसका अपोजिशन ने बाइकाट किया। शायद बल्कि मैं यकीन समझता हूँ कि अगले मरहले में ये मरवा साहब फिर नाराज़ गुजरते चले जाते हैं। मैं भी कह रहा था कि पीटीआई नाराज़ है, मरवा साहब इस मामले में दो राय नहीं हो सकती ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने अभी कहा, जो मैं पढ़ रहा था कि हाँ वो इस वक्त कायदे का, आज पीटीआई की बात नहीं होगी भी थी बात। आप समझते हैं कि हुकूमत को, फॉरेन मिनिस्ट्री को या फॉरेन मिनिस्टर को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपोजिशन बल्कि हर एक को इंगेज करें? मेरा ख्याल है बल्कि ऐसे इवेंट होने चाहिए। मैंने एक बयान मजाकन तंजन दिया था दाखिली सियासत के तनाजुर में कि मैं लंदन चला जाऊंगा। वो भारतीय मीडिया ने जो है उसको हमारी बुज़दिली से ताबीर कर दिया। तो आज मैंने ये तय किया है, कल मैं यहाँ मंदिर में जाऊंगा, शाहपुर मंदिर में हिंदू कम्युनिटी के साथ जो है आज़ार यकजहती करूँगा। फिर मैं वाघा जाऊँगा, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। फिर मैं करतारपुर राहदारी जाऊँगा, और हर पाकिस्तानी लीडर को, हर पाकिस्तानी को कहना चाहता हूँ, ये वक्त है मोबिलाइज होने का, पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का। बेशक हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या ही अच्छा हो कि इमरान खान भी इस मौके पे कौम के साथ इस यकजहती की कोशिशों में इनके साथ होगा, तो ये कौम सी से पिलाई हुई दीवार बनी। एक बात बताऊँ, सबसे पहले मैं कंट्रोल लाइन पे गया हूँ। चैनल हमारा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं परसों रात कंट्रोल लाइन पे खड़ा हुआ था। और आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं मुझे भी ले जाइएगा, आपके साथ ज़्यादा लुत्फ़ आएगा जाने में। आपको मैं दावत देता हूँ, बल्कि आप तमाम साफी, तमाम को नहीं, मेरे एक्सक्लूसिव दावत है। सर मेरी बात सुनो, आप हमारे सर के ताज हैं, लेकिन ये है मंदिर पे जाना है इधर ही इस्लामाबाद के अंदर, ताकि हम इस जंग के मौके पे हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और उनका पैगाम जो है वो इसी तरीके से हम आलमी सतह तक और पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जब वो खुद मीडिया के सामने आके बताएंगे कि इस आजमाइश के वक्त में वो किस तरफ खड़े हैं। लेकिन आपने किस अच्छे तरीके से बैलेंस व्यू दिया है। मरवत साहब का पीटीआई को भी दावत दी है, हुकूमत को भी कहा है, और सब ये कि ब्रॉडर रेंज में ये कह रहे हैं कि हिंदी कम्युनिटी को भी हमें साथ लेना चाहिए। कैसे हो सकता था कि मैं नज़रअंदाज कर देता कि ये जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, और हुकूमत की कोशिश है कि कम से कम ये जो भारत ने पहल की है, 24 और 36 घंटे तो खैर गुजर गए, लेकिन ये ना समझा जाए कि जो भारत और ख़ास तौर पर मोदी का भारत कभी भी किसी भी तरह कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करे, और उसके लिए इसलिए आसान नहीं है कि सॉफ्ट बॉर्डर है। वो समझते हैं अगर कश्मीर, तो आपने देखा कि मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े होकर किस तरह बताया था कि 50 किलोमीटर के दरिया पहाड़, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। ये इधर लाहौर वाला बॉर्डर इसलिए कि यहाँ आपको इल्म है खालिस्तान, फिर दूसरे भी अगर आप बॉर्डर देखें, किसी बॉर्डर से नहीं आ सकते, मिसाइल फायरिंग गोलाबारी कर सकते हैं। हाँ, अगर बटन वो दबा सकते हैं तो हम उनसे पहले बटन दबा सकते हैं। खुदा ना करे कि इससे कोई मरला है, क्योंकि इससे भारतीय दिल्ली सरकार तो महफूज रहेगी, नुकसान होगा आवाम का। और हमारा एक और भी बड़ा मसला है ना, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, कोई 22 पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान बसते हैं, और मुझे कश्मीर में भी यह कहा गया कि हम इस बात का ख्याल रखते हैं कंट्रोल लाइन पर कि क्योंकि उस तरफ बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, हमारी फायरिंग से नुकसान हमारे लोगों को होगा। जंग कोई नहीं चाहता, जंग मसले का हल भी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने पहलगाम का वाक़े को बहाना बनाकर जो एक साजिश क्रिएट की है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि दुनिया की तरफ से उन्हें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला।
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں ہوں گی, پھر مکان جوائنٹ پولیٹیکل پارٹی ہوگی, اور میں تو چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ پروگرام جاری رکھوں کہ قومی اسمبلی کے اراکین کا سلسلہ جاری ہے, لیکن مجھے بھی یہاں سے آگے بڑھنا ہے. کوشش کروں گا کہ دیگر جو ہیں بارڈر اس ایریا میں بھی جاؤں, لیکن جیسے میں نے کہا اسلام آباد میں دھمک سنائی دے رہی ہے اس مودی سرکار کی دھمکیوں کی, لیکن کوئی خوف نہ یہاں ہے نہ کنٹرول لائن پر ہے.